In this video, we will learn about tribals, Dikus and the vision of golden age, आदिवासी समाज, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी समुदाय जो है आम तौर पे जंगलों में रहते थे। उनका जो रीति रिवाज और रस्में थी वो ब्राह्मणों के रस्मों रिवाजों से काफ़ी अलग हुआ करती थी। द ट्राइब जो है हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड बाय ब्राह्मण्स। इन समाजों में सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देती है। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन आदिवासी एरियाज दे आर एक्चुअली अ होल फैमिली टुगेदर from generations. They live in a village, whole village is related to as a family. लेकिन इसका यह मतलब भी है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क भी नहीं था। And they did not have any, for this reason they did not have any social distinction. Now we will see about बिरसा मुंडा. So बिरसा मुंडा जो है इतिहास में जो एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के आदिवासी समाज की दिशा और दशा बदल कर रख दी। He was born in 1870s in a family of Mundas. Mundas एक जनजाति है which lived in छोटा नागपुर. Birsa is known to oppose why he is so famous because he opposed the British interference in the name of administration in forest areas and revolted in 1895 till his death in 1900. Then let's move on to how this Adivasi people lived. So how did tribal groups live? The tribal people of India were involved in a variety of activities by the 19th century. जैसे कुछ लोग जो है झूमी की खेती करते थे and this people, that is shifting cultivation. This cultivation is done on small patches of land and the planters cut down the tree tops. जो जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ़ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलाने पर पैदा हुई जो राख थी को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। एंड देन आफ्टर द क्रॉप वॉज रेडी and harvested, they were shifted to another field. Shifting cultivators जो है वो found in the hilly and forested tracts, okay, and of northeast and central India, जो पहाड़ियों पे होता था. And this tribal people moved freely within the forest and that's the reason they practice shifting cultivation. So ये जो है freely जंगलों में घूमते थे और ये इसीलिए shifting cultivation, घूमतू जो खेती है, घूमतू खेती भी बोलते हैं, करते थे. Then some were hunters and gatherers. कुछ शिकारी और संग्राहक थे. In many regions tribal groups जो है lived by hunting animals and gathering forest produce. Okay, in Odisha also like खोंड जो समुदाय था इस तरह का एक मीन्स जो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे वो भी. And then they use many forest shrubs and herbs for medicinal purpose, okay, and sold forest produce in the local markets, okay. And then there were baigas of central India who were reluctant to do work for other. ये जो समुदाय था ये मीन्स किसी और का काम करने के लिए वो तैयार नहीं रहते थे, okay. This baigas, they had a self respect for themselves. Tribal groups often needed to buy and sell in order to able to get the goods that were not produced within the locality, okay. जो चीज़ें आपस में पैदा नहीं होती थी फिर उसको जो है वो लोग बाहर से ख़रीदते थे. Then for this reason they were dependent on traders and money lenders. Tribals were mainly dependent on barter system.
देन अदर्स हर्डेड एनिमल्स, जानवर पालते थे. Many tribal groups lived by herding and rearing animals और and gathering forest produce. ओके ये जो है आदिवासी समूह जानवरों को पालकर भी अपनी ज़िंदगी चलाते थे. और जो देवर पैस्टोरलाइज चरवाहे जो है वो थे हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शिप अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. मौसम के हिसाब से वो लोग इनको लेके जाते थे. लाइक द वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लबारीज ऑफ आंध्र प्रदेश वो कैटल हर्डर्स. द गद्दीज ऑफ कुल्लू व शेपर्ड्स. ओके कुल्लू के जो गद्दी समुदाय के लोग थे गडरिए बोलते थे, शेपर्ड्स यानी गडरिए थे. और कश्मीर के जो है बकरियां पालते थे, रियर्ड गोट्स. देन व्हाट हैपेंड लेटर बाय ब्रिटिश लॉज ग्रेजिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड वाज स्टॉप्ड and it had become the reason of discontent for tribals. Then what happened, they restricted, British laws restricted grazing on forest, and these people were unhappy for this reason. Now some took settled cultivation. Then tribal groups even before the 19th century began settling down, even before. ओके 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जो जनजाति ये थे आदिवासी ये एक जगह टिककर खेती करने लग गए. द लैंड फॉर द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल. ओके जो मीन्स एक दे वर स्टेइंग एट वन प्लेस. सो व्हाट हैपेंड, ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था उनके. एंड जो पूरी ज़मीन कबीले की संपत्ति होती थी, जो कबीले क्लान जो बोलते हैं उनका. ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लान वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स. ओके हु वर द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड. देन ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स एज मोर सिविलाइज्ड दैन द हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. ओके अंग्रेज़ों को ये लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है, सो दैट they can get the labors easily available for them. Then how did colonial rule affect tribal lives? The lives of tribal groups changed during British rule. Then what's the change? Okay आदिवासी जो है समाज का जो जीवन बदल गया. देयर फेट्स वर ट्राइड टू बी चेंज बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट had direct impact on their traditional rights. Okay even today we find many Adivasis following different kinds of religion there. So this kinds of things happened. Then before the British arrived, the tribal chiefs were important people. Okay before the British. Then they enjoyed economic power and had right to administer and control their territories, but their functions and powers changed under British rule. जो they lost their administrative powers. British जो अधिकारियों द्वारा जो बनाए गए थे नियम को वो लोग मानने लगे. And then they lost their administrative powers and were forced to follow laws made by British officials in India. What happened to the shifting cultivators? We studied shifting cultivators जो घूम के जो खेती करते, घूमतू जो थे. They were uncomfortable with the shifting cultivators at the British as it was more easy to control a settled group. Okay मीन्स ब्रिटिश वांटेड कि जो आदिवासी है वो जो समूह है एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे. वाई बिकॉज जो एक जगह पे किसानों को नियंत्रित करना आसान था. फॉर जो wanted regular revenue source for the state for that kind of reason. So they introduced land settlements. The British effort to settle jhum cultivators was not very successful in northeastern part of India as the land was not fertile enough. तो वहाँ पे land fertile नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में, तो उधर ये successful नहीं हुआ. But after facing widespread protests, the British had to allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest.
So they resisted. For that reason the British were unsuccessful. So in most of the central parts, shifting cultivation was prohibited and lands were assigned to the cultivation. So but नॉर्थ ईस्टर्न में तो ठीक है, बट सेंट्रल में क्या हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रोहिबिट हो गया और लैंड्स जो है कल्टीवेशन के लिए असाइंड हो गई. फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. नाउ the tribes lives were very directly affected by the changes in forest laws. अब जंगलों पर अपना जो है पहले से ही उनका जो है नियंत्रण था, और ये जो फॉरेस्ट लॉज के जो कारण they were very discontent, so they were not able to directly do cultivation in forest and all those things. Some forests were classified as reserved forests as they produced timber which the British wanted. The British people stopped the tribal people entering the forest, but they faced a problem of getting laborers. So the colonial officials came up with a solution. The colonial officials decided to give झूम cultivators. जैसे मीन्स अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों को जो है रहने पर पाबंदी लगाई, उनके सामने एक समस्या इट बॉन्ड लाइक समस्या लाइक they were not getting this one laborers. For that reason they allowed some the jhum cultivators to give jhum cultivators some patches of land in the forest and allow them to cultivate. Now in return those who lived in the village has to provide labor to the forest, okay, department. Why? Because they're using the land. So many tribal groups disobeyed the new rules, continued with the practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Now again the problem with the trade. Now during the 19th century, traders and money lenders started coming in the forest more often. तो ये जो है व्यापारी और महाजन लोग जंगलों में ज़्यादातर आने लग गए. ओके, they wanted to buy forest products, offered cash loans and asked tribal groups to work for ages. So ये जो है जो ये व्यापारी लोग ये जो वन के जो उपज है वो ख़रीदने लगे, नकद कर्जा देने लगे और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे. So in the 18th century, the demand for Indian silk was high in European markets. The silk market expanded, so the East India Company encouraged silk production. The Santals of Hazaribagh जो है reared means at this one cocoons, and the traders dealing in silk gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The middleman made a huge profits. Then what happened? ये जो सारे बदलाव है यह समझने के आदिवासियों को कुछ ज़्यादा समय लगा यह कि ये जो रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें. 18वीं सदी में भारत रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी. भारतीय रेशम की जो अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का जो तेज़ी से निर्यात बढ़ रहा था. जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे. नाउ हज़ारीबाग के आसपास रहने वाले जो संथाल रेशम के कीड़े पालते थे. ओके, रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके जो है कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे. सो दिस वाज हैपनिंग. देन इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था. सो दिस थिंग एंड रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था. मीन्स दिस आदिवासी जो समुदाय है एंड देन और व्यापारी को अपना सबसे बड़ा जो है इसलिए दुश्मन मानते थे. द सर्च फॉर वर्क. फ्रॉम द लेट 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. सो लेट 19th century में क्या हुआ, टी प्लांटेशंस को बढ़ावा मिला और
जो माइनिंग है वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बनी. ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड देयर इन लार्ज नंबर. फॉर दैट रीज़न मैनी ऑफ द सेंट्रल इंडियन ट्राइबल्स जो है दे वर मूव टू असम. ओके. एंड द दिस वन, for what reason? Tea plantation of Assam and the coal mines of Jharkhand. Now a closer look in that rebels. The tribal groups rebelled in different parts of the country against the changes in law, restrictions on their practices, whatever their traditional practices were there. They were actually discontent by the outsiders' interference, the new taxes they had to pay, and exploitation by traders and money lenders. उनका जो पूरा लाइफ का था वो पूरा प्रोसेस ही बदल गया. On what they depended on forest, that forest was even taken back. Everything made this tribals very discontent. और जो uprisings हुए, coal uprisings 1831-32, Santal uprising 1855, then Munda uprising, the Birsa Munda was the leader, and then Bastar uprising. So thank you for this.